हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक AK ग्लोब कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 9 सर्कल के बारे में। इस सेशन में इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास आपके लिए। चैप्टर 9 को सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर्कल से रिलेटेड सभी टर्म्स को जानना और इस चैप्टर में यूज होने वाली सभी थ्योरम्स को प्रूफ के साथ जानना। तो इस लेक्चर में ये सब हम सीखने वाले हैं डिटेल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बात करते हैं सर्कल के बारे में। क्या होता है सर्कल? देखिए, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी प्लेन पर उन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को सर्कल कहा जाता है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। उन सभी पॉइंट से कलेक्शन को सर्कल कहा जाता है। समझिए, देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट ओ यहां पे फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया है। ये ओ मैंने यहां पे फिक्स पॉइंट ले लिया है। इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे, इन सब के कलेक्शन को ही सर्कल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका फिक्स पॉइंट है और ये आपकी फिक्स डिस्टेंस है यहां पे। तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा, इन सब के कलेक्शन को ही सर्कल कहते हैं। इन सब के कलेक्शन को ही सर्कल कहते हैं। अगर सब पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये आपका क्या होता है? सर्कल। ये एक राउंड शेप होती है जिसके ना ही कॉर्नर होते हैं ना ही एजेस होते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको सेंटर कहा जाता है और ये फिक्स डिस्टेंस इसको मैं आर मान लेता हूं यहां पे। ये आपकी रेडियस हो जाएगी। जो ये फिक्स डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस है यहां पे। ठीक है, देखिए जो ये फिक्स पॉइंट है आपका ओ, इसको रेडियस कहा जाता है, सॉरी इसको सेंटर कहा जाता है और फिक्स डिस्टेंस को आर मान लिया गया यहां पे, जिसको रेडियस कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिए बात। ये यहां पे फ्री हैंड से बनाया गया इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल गोल होता है। राउंड शेप होती है सर्कल की। ये सेंटर होता है और ये आपकी रेडियस होते हैं यहां पे। ठीक है ना? पॉइंट्स ये आपके होते हैं इस फिक्स पॉइंट्स ओ से फिक्स डिस्टेंस आर पर। इन सब के कलेक्शन को ही सर्कल कहा जाता है। क्या क्लियर है? याद रखिए बात। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलर रीजन के बारे में। सर्कुलर रीजन ये एक सर्कल होता है। सर्कल जो है प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये होता है आपका इंटीरियर पार्ट सर्कल का और ये होता है आपका एक्सटीरियर पार्ट। और ये पॉइंट्स ऑन सर्कल होता है। ठीक है ना? जैसे यहां दिखाया गया है, जितने भी पॉइंट्स आपके सर्कल के अंदर यहां होंगे ये सब क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। और इस सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट्स यहां पे ड्रॉ करेंगे हम यहां पे, ये आपके होंगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ये सर्कल। और सर्कल के ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स आपके यहां होंगे ये होंगे पॉइंट्स ऑन द सर्कल। पॉइंट्स ऑन द सर्कल, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इनको कहा जाएगा पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब जो ये रीजन होता है आपका, ये सर्कल के अंदर जो भी आपका ये रीजन होता है ये, इसको कहा जाता है सर्कुलर रीजन। इस सर्कल के अंदर जो भी आपका ये रीजन होगा इसको कहा जाएगा सर्कुलर रीजन। क्लियर? याद रखिए बात। छोटी छोटी टर्म्स हैं, पहले पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में छोटी क्लासों में, क्यों रिकैपिचुलेट कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, बहुत इजी है बिल्कुल ये। ठीक है, समझिए। आगे देखिए, अब टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो भी सर्कल से रिलेटेड टर्म होगी उसके बारे में डिटेल से जानेंगे यहां पर। ठीक है, देखिए रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है और ये ओ सेंटर है। क्या कहा गया है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पर किसी भी पॉइंट की। मान लीजिए कि ये पॉइंट सर्कल है, मैंने बताया आपको ऑन द पॉइंट, पॉइंट्स ऑन सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल पर, सेंटर से इन सब की डिस्टेंस को ही रेडियस कहा जाता है। इन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस को ही रेडियस कहा जाता है। क्या समझ पाए? ये सभी जो है आपकी रेडियस है यहां पे।
जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये आपकी रेडियस होती है। और अगर यहां पे सेंटर है तो मान लेता हूं ये पॉइंट आपका ए, तो ओ यहां पे क्या होगी, रेडियस होगी आपकी। क्लियर, याद रखिए बात। इसी तरीके से इन पॉइंट्स को की भी नेमिंग की जा सकती है और ये सभी आपकी क्या होंगे, यहां पे रेडियस होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कोड के। देखिए कोड क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसी को कोड कहा जाता है। देखिए इसी को कोड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है, यहां पे कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए सर्कल पर, ये पॉइंट आपका ए और ये आपका पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसी को कोड कहा जाता है। समझ पाए, ये आपकी कोड है, ये सभी आपकी कोड है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से सीढ़ी, ये सभी आपके यहां पे क्या होंगी, कोड होगी। ठीक है, इस तरीके से किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए, यहां पे ए भी आपका, ये आपका पी क्यू है, किसी भी तरीके से आपके दो पॉइंट्स ज्वाइन हो सकती है, सी डी है। ये सभी क्या होते हैं, आपकी कोड्स होती है। समझ पाए, सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। सिंपल भाषा में बता गया। ये आगे देख, अब बात करते हैं डायमीटर के बाद। डायमीटर क्या होता है, कोड को समझ चुके हैं, अब बात होती है डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है, ए कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती है। ठीक है ना, ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका सर्कल है और ये ओ सेंटर है, ये सभी आपकी कोड होती है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है सर्कल पर। जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटर ओ है, अगर इस सेंटर ओ से पास होके जो कोड जाएगी उसी को डायमीटर कहा जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए ये आपका सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली सभी कोड्स आपकी क्या होती हैं, डायमीटर होती हैं सर्कल का। ठीक है ना, ये सेंटर यहां पर ओ है, इससे पास होके जो भी कोड आपकी यहां से गुजर रही है, पास हो रही है, इन सब को डायमीटर कहा जाता है। जो ये डायमीटर होता है ये लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी कोड होती है। आप समझ पाओगे, देखिए यहां पे ये सर्कल है, ये भी आपकी कोड है, ये भी कोड है, लेकिन जो सबसे बड़ी कोड होगी वो वही होगी जो सेंटर ओ से पास होके जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो डायमीटर होता है ये आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है, ये आपका डायमीटर। डायमीटर आपका लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी कोड होती है। ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी आर होती है, यहां भी ये आर होगी आपकी, जो है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। ठीक है ना, और आप देख पाओगे यहां पे आर और आर 2r हो जाएगा, यानी जो डायमीटर होता है आपका वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में रेडियस, ये रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के। क्या यहां तक की बात समझ पाए? ठीक है, तो ये सभी टर्म्स आपकी यूज होने वाली हैं इस चैप्टर में। डायमीटर के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होती है, देखिए समझिए, ये सर्कल का एक पार्ट होती है, ए पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड आर्क। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो सर्कल का पार्ट होता है उसको आर्क कहा जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, या सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये आपकी क्या आर्क, ये आपकी आर्क, दोनों पॉइंट्स के बीच में ये आपकी आर्क। अब आप डिनोट कैसे करोगे, आर्क कैसे दिखाओगे? किसी भी लाइन सेगमेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। किसी लाइन को, ए बी लाइन अगर है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, किसी ए बी रे को इस तरीके डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट सॉरी आर्क को किस तरीके से आप डिनोट कर पाओगे? आर्क को डिनोट करने के लिए ए बी आर्क बनानी पड़ेगी आपको इस तरीके से। ठीक है ना, ये ए बी आर्क है, इस तरीके से आपने डिनोट करना है। समझ पाए, यहां पे ए बी आर्क है। अब आपकी माइनर आर्क होती है, मेजर आर्क होती है और इक्वल आर्क होती है। यहां देख पाओगे आप, ये जो आपकी ये छोटा जो पार्ट है आपका सर्कल का ए बी, ये आपकी क्या है, माइनर आर्क है। ये माइनर आर्क,
और जो बड़े वाला पार्ट आपका यहां पे, ये बड़े वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका मेजर आर्क, ये मेजर। क्लियर, याद रखिए बात। अब आप ये बताइए, अगर ये जो पॉइंट्स हैं, ये ए और बी पॉइंट्स, अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी आपकी मेजर आर्क है, कौन सी माइनर आर्क है? यहां देखिए, मान लीजिए सर्कल आपका है, ये सेंटर ओ है, और जो ये दो एंड पॉइंट आपके यहां पे हैं, ये मान लेता हूं कि डायमीटर के एंड पॉइंट है भी। अब इक्वल पार्ट आपका यहां पे, इक्वली पार्ट आपका वहां पे है, सर्कल का दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इक्वल कोड कहा जाएगा। इन दोनों को आप इक्वल कोड कह सकते हो, इक्वल कोड। ये आपकी इक्वल कोड होती है। इक्वल कोड को ही सेमी सर्कल कहा जाता है, क्योंकि ये सर्कल का हाफ पार्ट, सर्कल का हाफ पार्ट, सर्कल के किसी पार्ट को कोड कहते हैं, सर्कल के छोटे पार्ट को माइनर कोड कोड कहते हैं, सर्कल के बड़े पार्ट को मेजर कोड कहते हैं, और सर्कल के दो इक्वल पार्ट को, सर्कल के दो इक्वल पार्ट को सेमी सर्कल कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या होंगे आपके दोनों, दोनों को हम सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, सेमी सर्कल। क्या समझ पाए? ये आपका सेमी सर्कल होता है। ठीक है, तो कोड के बारे में जान लिया है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार यूज होने वाला इस चैप्टर में। देखिए क्या कहा गया, एन आर्क दैट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल के बिल्कुल हाफ में हो, एक ऐसी आर्क को सेमी सर्कल कहा जाता है। यानी जिस जिस आर्क के एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे, उसी से सेमी सर्कल की फॉर्मेशन होती है। अभी बता दें मैंने आपको, तो ये आपका सेमी सर्कल होते हैं। चलिए यहां तक की बात। अगर सरकमफेरेंस के बारे में बात की जाए, तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? जो सर्कल की टोटल बाउंड्री होती है, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसी को सर्कल की सरकमफेरेंस कहा जाता है। यहां देख, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है आपका, यहां पे ये सेंटर मान लेते हैं आप, ये सेंटर, ये जो आपकी टोटल बाउंड्री है, इसी को सरकमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है ना? सर्कल के एक पार्ट को आर्क बोलते थे, छोटे पार्ट को माइनर आर्क, बड़े पार्ट को मेजर आर्क, दो इक्वल पार्ट को सेमी सर्कल कहते थे, और इस कंप्लीट पार्ट को, जो ये होल बाउंड्री होती है, इसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है ना? ये सरकमफेरेंस आपकी होती है, सरकमफेरेंस 2πr के बराबर होती है। ठीक है ना? ये मेंसुरेशन की बात है, तो मेंसुरेशन वाले चैप्टर में इसको बताया जाएगा डिटेल से। ठीक है, अब आप करते हैं सेगमेंट के बारे में। समझिए सेगमेंट क्या होता है। एरिया बिटवीन ए कोड एंड ए आर्क, एक कोड और आर्क के बीच के एरिया को ही सेगमेंट कहा जाता है। कोड को भी समझ चुके हैं, आर्क को भी समझ चुके हैं, दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। देखिए ये आपका एक सर्कल है, यहां ये सेंटर ओ मान लेते हैं। क्या है आपका सेगमेंट? द एरिया या द रीजन बिटवीन ए कोड एंड ए आर्क, कोड और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है आपका? सेगमेंट होता है। तो ए भी यहां पे मैं कोड मान लेता हूं, और ये आपकी आर्क हो जाएगी। इसको आप पॉइंट्स दे सकते हैं, इससे मान ले पी, ये ए पी भी आपकी आर्क है और ए भी आपकी कोड है। इन दोनों के बीच जो एरिया आपका, इसको कहा जाता है सेगमेंट। अगर ये छोटा एरिया है तो इसको माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। ऊपर जो ये कोड और ये बड़ी जो आर्क है, इसके बीच का जो एरिया होगा, इसको मेजर सेगमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट।
और इस कोड ए बी और जो आपकी मेजर आर्क है इसके बीच जो भी आपका एरिया है, इस बीच जो आपका एरिया है, ये जो एरिया आपका है इसको कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। ये आपका मेजर सेगमेंट। ये आपका मेजर सेगमेंट, यहां पे ये आपका मेजर सेगमेंट। अगर ये कोड ए बी सेंटर से पास होती है तो उस सिचुएशन में आपके दो इक्वल सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि आपका सर्कल है और ओ यहां पे सेंटर है और ए बी आपका डायमीटर। ए बी डायमीटर जो कि लॉन्गेस्ट कोड होती है, अगर ये कोड सेंटर से पास होती है तो ये डायमीटर होगा। तो इस सिचुएशन में आप किस वाले कौन से पार्ट को मेजर और कौन से को माइनर को, क्योंकि यहां पे तो दोनों ही पार्ट आपके इक्वल हैं। अगर कोड सेंटर से पास होती है तो उस सिचुएशन में आपके दो इक्वल सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी। तो इनको क्या कहा जाएगा? इक्वल सेगमेंट। ये वाला भी और ये दोनों सेगमेंट आपके क्या? इक्वल सेगमेंट। इक्वल सेगमेंट, ये आपके इक्वल सेगमेंट। इन इक्वल सेगमेंट को आप देख पाओगे यहां पे सेमी सर्कल है और ये आपका एरिया है, तो इसको सेमी सर्कुलर एरिया भी हम कह सकते हैं। सेमी सर्कुलर एरिया, सेमी सर्कुलर एरिया भी कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए याद रखिए बात, सेगमेंट के बारे में समझ चुके हैं। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट कोड और आर्क के बीच का एरिया होती है। अब बात करते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया कहते हैं। जो आपकी की सर्कल की रेडियस होती है उनके और आर्क के बीच के एरिया को ही सेक्टर कहा जाता है। यह आपका एक सर्कल है, या ओ सेंटर है आपका, यहां पे समझिए ये दोनों आपकी रेडियस हैं और ये ए भी आपकी मान लेता हूं आर्क। ये आपके यहां पे आर्क, तो ए बी आर्क और जो आपके दोनों रेडियस हैं इनके बीच के एरिया को ही सेक्टर कहा जाता है। ये जो बीच वाला एरिया है इसे आप सेक्टर को, ये आपका सेक्टर। क्या समझ पाए? आपने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा का जो एक पार्ट होता है वो सेक्टर की फॉर्मेशन ही होती है। ठीक है ना। तो अगर ये आर्क आपकी माइनर है, माइनर आर्क और रेडियस के बीच के एरिया को माइनर सेक्टर कहा जाएगा। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और अगर मेजर आर्क और रेडियस के बीच के एरिया की बात की जा रही है तो ये जो एरिया होगा आपका ये होगा मेजर सेक्टर। इसको मेजर सेक्टर कहा जाएगा। मेजर सेक्टर क्या होता है? मेजर आर्क और रेडियस के बीच का एरिया। माइनर सेक्टर क्या होता है? माइनर आर्क और रेडियस के बीच के एरिया। समझ पाए? बिल्कुल इजी है। अगर ये दोनों रेडियस जो है ये डायमीटर का पार्ट, मान लीजिए कि यह आपका सेंटर ओ है और ये रेडियस आर और यहां पे ये भी रेडियस आपकी आर, ये बीच में आपका सेंटर और एक आर्क आपकी ये, एक आर्क आपकी ये। तो मैंने आपको बताया था जब सर्कल के जो दो एंड पॉइंट हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट हो तो उस सिचुएशन में दो सेमी सर्कल की फॉर्मेशन होती है, दो इक्वल पार्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इनको क्या कहा जाएगा? इक्वल सेक्टर कहा जाएगा। ये दोनों आपके क्या है? इक्वल सेक्टर। इक्वल सेक्टर, इक्वल सेक्टर। ये रेडियस आपकी ओ ए और ओ बी रेडियस है, दो रेडियस और जो ये आपकी आर्क है दोनों आर्क आपकी इक्वल होंगी क्योंकि ये भी डायमीटर है। तो इस कंडीशन में जो है आपके इक्वल सेक्टर की फॉर्मेशन हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल के बाद। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो
और रेडियस डिफरेंट हो। इस प्रकार के सभी सर्कल्स को कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल आपका सेंटर ओ है और ओ को ही सेंटर मान के एक सर्कल और की फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां देख पाओगे आप कितने भी सर्कल यहां बनाए जा सकते हैं सेंटर ओ को मानकर, ठीक है ना। तो इस केस में ये जो रेडियस आर है, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस बड़ा आर। तो यहां देख पाओगे दोनों सर्कल का सेंटर ओ है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, इन्हीं को कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। सर्कल्स दैट हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, इन्हीं को कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इस कंसेप्ट का भी यूज होने वाला है क्वेश्चंस में जो है। भाई इस तरीके से आपके बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी सर्कल लिए जा सकते हैं। ये आपकी रेडियस आर है, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ठीक है ना। कितने भी सर्कल की फॉर्मेशन की जा सकती है लेकिन सेंटर कॉमन होगा जिनका रेडियस डिफरेंट होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल डिटेल से पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 को, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल डिटेल से हमने वहां पढ़ा था। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं, जिनका सेम शेप होती है और सेम ही साइज होता है। ऐसी सभी फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है। शेप एंड सेम साइज। अब सभी सर्कल की शेप सेम होती है, सभी सर्कल राउंड शेप के होते हैं। अब सभी सर्कल की सेम साइज कब होगी? सभी सर्कल का सेम साइज कब होगा? जब उनकी रेडियस सेम होगी। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल की फॉर्मेशन कब होती है? जब उनकी रेडियस इक्वल हो। ऐसे सभी सर्कल जिनकी रेडियस बराबर है वे सभी सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। इन दोनों सर्कल की रेडियस आपकी आर है, तो दोनों सर्कल क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, ठीक है ना। तो जहां भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल वर्ड आए, एक्सरसाइज 9.1 में यूज होने वाला है ये वर्ड जो है, तो आपने समझ लेना है कि वहां उन सभी सर्कल की रेडियस क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है ना, सेम रेडियस होगी। सर्कल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम रेडियस, उन सब सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सर्कल यहां पे 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। अब सब सर्कल की शेप तो सेम होती है क्योंकि सभी सर्कल आपके राउंड शेप के होते हैं। अब साइज डिपेंड करता है रेडियस पर। अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर की सर्कल का रेडियस की बात छोटा होगा, वो 2 का बड़ा होगा, 3 का उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर साइज शेप दोनों सेम करना है तो रेडियस को सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना, रेडियस सेम लेनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो सेम रेडियस के सभी सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, समझ पाए। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थ्योरम्स में यूज होने वाला, बार बार यूज होने वाला, एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल लेते हैं भैया, समझिए क्या होता है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट। एंगल किसके द्वारा सबटेंड किया जा रहा है? एक कोड के द्वारा, कोड के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है। तो मान लेते हैं सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट, ये ए और ये बी, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कोई कोड कहा जाता है, यह आपकी कोड। इस कोड के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो भी एंगल की फॉर्मेशन की जाएगी वो एंगल सबटेंडेड बाय कोड ही होगा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर कहीं भी एंगल हम यहां पे सबटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए या पॉइंट आपका पी है, इसको क्यों मान सकते हैं? यहां पे ए मैंने यहां पे ले लिया है। अगर ये सेंटर यहां पे ओ है तो सेंटर पर भी कोड के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा सकता है। तो क्या कहा जाएगा इस एंगल को? एंगल सबटेंड बाय कोड ए बी एट पॉइंट क्यू, एंगल सबटेंड बाय कोड ए बी एट पॉइंट पी, एंगल सबटेंड बाय कोड एट सेंटर, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है एंगल सबटेंड बाय कोड एट ए पॉइंट, समझ पाए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर में यूज होने वाली सभी थ्योरम्स को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखिए भी स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी थ्योरम्स को प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा और सबके रिजल्ट को भी डिटेल से समझाऊंगा। देखिए 9.1 थ्योरम क्या कहती है समझिए। थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स 9.1 थ्योरम।
इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल के सभी टर्म्स को डिटेल से समझ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कोड क्या होती है, ठीक है ना, सेंटर क्या होता है, सर्कल, इन सब के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब जो ये थ्योरम आपकी सर्कल में यूज की जा रही है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सर्कल में जहां भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो किस तरीके से फाइंड करना है, प्रूव करना है, आप कोशिश कीजिए कि सर्कल में ट्रायंगल की फॉर्मेशन की जाए और दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश की जाए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से सीपीसीटी से उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इजीली इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। तो चैप्टर 7 में, क्लास 9 के चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को डिटेल से मैंने आपको बताया। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करना चाहूंगा, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमने वहां पे यूज किए थे। देखिए, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया यूज किया गया था साइड 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 क्राइटेरिया। पहला तो अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके अलावा क्राइटेरिया आपका था साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके। इसके अलावा एक क्राइटेरिया आपका होता था एंगल साइड एंगल का। दो एंगल के बीच अगर एक साइड, दो एंगल बराबर, उनके बीच की साइड बराबर है, तो भी आपके दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर इसी क्राइटेरिया को एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया RHS वाला क्राइटेरिया हमने पढ़ा था वहां पे। अगर दो ट्रायंगल में एक आपको राइट एंगल दिया है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज अगर बराबर दी है, इसके अलावा कोई एक और साइड भी बराबर दी है, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सब चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। यहां थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, डिटेल से अगर आपको जानना है तो चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखें इसके लिए। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स के प्रूफ के बाद। थ्योरम 9.1 देखिए, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कहा है अगर एक सर्कल की इक्वल कोड है, यहां पे ए बी कोड सी डी के बराबर है, तो कोड ए बी और ये कोड सी डी दोनों बराबर है, ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ये कहा गया है। दोनों कोड के द्वारा, जो कोड ए बी है, इनके जो एंड पॉइंट ए और बी है, इसके द्वारा जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया एंगल ए ओ बी, ये बराबर होगा कोड सी डी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया सी ओ डी, इसके, ये कहा गया। तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, देखिए यहां ये आपका फिगर है, अदरवाइज फिगर बना भी सकते हो आप। जो है एक सर्कल में आपने दो इक्वल कोड लेनी है और इन दोनों कोड के द्वारा सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किया जा रहा है। इस तरीके से आप फिगर बना सकते हो, समझिए। तो इस थ्योरम में गिवन क्या, पहले ये लिखिए, बिल्कुल इजी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूं, क्या रिजल्ट इसमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। इफ अगर यहां पे किसी सर्कल की दो कोड बराबर है, जैसे यहां पे ए बी सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं रिजल्ट, देन एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सीओडी के, एंगल सीओडी के। ये रिजल्ट यूज किया जा सकता है, इंपोर्टेंट रिजल्ट, इसी का यूज होगा क्वेश्चन समझो। ठीक है, अगर अलग से प्रूफ करनी आती है थ्योरम तो मैं प्रूफ भी बता देता हूं आपको। देखिए, गिवन यहां पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कोड जो है आपकी सर्कल की, ये दोनों बराबर, ये आपको यहां पे गिवन। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है इक्वल कोड आपको गिवन है ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, ये आपने प्रूव करना है, यानी ये दोनों एंगल आपके बराबर। एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सीओडी के, एंगल सीओडी के। क्लियर, यहां तक की बात। इसके बाद देखिए, अब प्रूफ में देखिए हुए, यहां जो आपके दो ट्रायंगल दिए हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अगर दोनों ट्रायंगल मैंने किसी भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। यही
थ्योरी यूज करनी है हमने सभी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो अब देखिए यहां पे इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देख पाओगे तो दोनों ट्राइंगल्स में जो आपकी साइड AB है ये बराबर है CD के, जो कि गिवन है, ये आपको गिवन। इसके अलावा आप यहां देख पाओगे जो ये OA साइड है ये बराबर होगी OC के, क्योंकि ये दोनों क्या आपकी रेडियस, ठीक है ना। OA साइड OC के बराबर होगी, जो आपकी OB है ये OD के बराबर होगी। रेडियो ऑफ ए सर्कल कहा जा सकता है, यानी OA बराबर होगा आपके OC के, रेडियो ऑफ सर्कल। इसके अलावा OB बराबर होगा OD के, OB बराबर होगा आपके OD के। सेम रीजन यहां होगा आपका रेडियो ऑफ ए सर्कल। आप देख पाओगे दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड आपकी बराबर हैं, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COD के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट है ये भी बराबर होंगे, तो कहा जा सकता है एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के बाय CPCT। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बताइए क्या समझ पाए थ्योरम 9.1 को? बिल्कुल इजी है। इसमें यह कहा गया था अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो कोण, देखिए यहां समझ, अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी दो कोण कहीं भी दी जा सकती है आपको, ठीक है ना। अगर दो कोण आपकी इक्वल है, जैसे मान लीजिए कि AB कोण आपके CD के बराबर है, अगर ये दोनों कोण आपके बराबर, तो सेंटर पर कोण के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो बराबर। अब मैंने आपको बताया था किसी भी कोण के द्वारा किसी पार्ट में सर्कल के किस तरीके से एंगल सबटेंड किया जाता है। अगर ये कोण AB है तो इसके एंड पॉइंट को पकड़िए, इसके एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो इस कोण के द्वारा सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया गया है। और जो आपकी कोण CD है इसके भी एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, इस CD कोण के द्वारा ये एंगल सबटेंड किया गया सेंटर पर, तो इस सेंटर पे जो दोनों एंगल बनाए गए हैं ये दोनों बराबर, ठीक है ना। ये इक्वल कोण के द्वारा बनाए गए एंगल ये है। समझ पाए बात? ये आपकी थ्योरम 9.1। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस थ्योरम का कन्वर्ज होगा, इस थ्योरम का अपोजिट होगा। देखिए यहां क्या कहा गया है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्स आर इक्वल। ये कहा गया है अगर किसी ट्राइंगल की कोर्स के द्वारा सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किए गए हैं तो दोनों कोण आपकी बराबर होगी, तो सर्कल्स की दोनों कोर्स आपकी इक्वल होंगी, ये कहा गया। तो सबसे पहले यहां फिगर बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं आपका एक सर्कल है, ये दो कोर्स आपके ले लेते हैं यहां पे, ये AB कोर्स आपकी है और ये CD कोर्स। लास्ट थ्योरम का कन्वर्ज जो वहां गिवन था यहां प्रूफ करना होगा, और जो वहां प्रूफ करना था यहां पे गिवन। ये आपका सेंटर मान लेता हूं O, AB कोड के द्वारा और जो CD कोड के द्वारा सेंटर पर एंगल बना गया है वो आपका बराबर, ये एंगल आपको बराबर दिखता है, ठीक है ना। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो AB कोड है ये CD के बराबर, ये आपने प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से कर पाएंगे, सेंटर को O मान लेते हैं, ये आपका फिगर बनेगा यहां पे। देखिए गिवन क्या है, अगर यहां रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो यहां पे गिवन है इफ, ये हम यूज कर सकते हैं, इफ एंगल AOB बराबर हो एंगल COD के, ये दोनों एंगल अगर आपके बराबर हैं तो यूज किया जा सकता है रिजल्ट। देन AB कोड AB जो है वो बराबर होगी कोड CD के, ये यूज कर सकते हैं, ये आपने समझना जरूरी है। यही रिजल्ट आपका क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है ना। प्रूफ कैसे कर,
सेम वही तरीका, दोनों ट्रायंगल्स को यहां भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और सिंपलिसिटी से जो प्रूव करना है इजीली प्रूव कर पाएंगे। गिवन क्या है, गिवन यहां पे इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, ये आपको गिवन है। यानी कहने का मतलब एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सीओडी के, बराबर है एंगल सीओडी के बराबर। क्लियर है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि कोड ए बी, ये प्रूव करना है, देन द कोड्स आर इक्वल, कोड ए बी बराबर होगी कोड सीडी के। तो प्रूफ में देखिए यहां पे प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम यहां देखें, समझिए, तो दोनों ट्राइंगल्स में या ये एंगल आपको बराबर दिया है और ये दोनों आपकी रेडियस, ये यहां पर रेडियस, ये सभी आपकी रेडियस, ठीक है ना। तो आप देख पाओगे दोनों ट्राइंगल्स में जो ओए रेडियस है वो आपकी ओसी के बराबर होगी, यानी ओए बराबर है ओसी, बोथ रेडियस, लिख सकते हैं बोथ रेडियस, दोनों आपकी रेडियस। इसके अलावा जो आपका एंगल एओबी है, एंगल एओबी है, वो बराबर होगा एंगल सीओडी के, एंगल सीओडी के। ये गिवन है आपको, ये यहां पे गिवन। इसके बाद देखिए ट्रायंगल एओबी में जो ओबी साइड है, जो ओबी साइड है वो बराबर होगी आपके ओडी के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है आपके, ओडी के बराबर। तो यहां देख पाओगे यहां भी सेम रीजन होगा, बोथ रेडियस, दोनों आपकी रेडियस हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, दोनों ट्रायंगल्स में आपकी दो साइड है और उनके बीच का एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां लिखा जा सकता है ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओडी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट, तो लिख सकते हैं सिंपलिसिटी से जो आपकी साइड ए बी है वो सी डी के बराबर होगी, यानी ट्रायंगल एओबी में जो ये ए बी साइड है ये बराबर होगी ट्रायंगल सीओडी के सी डी साइड के। यानी यहां लिखिए ए बी साइड जो है ट्रायंगल एओबी की वो सी डी के बराबर होगी, और ए बी क्या आपकी कोड है और यहां पे सी डी भी कोड है, बाय सीपीसीटी। यही हमें प्रूफ करना था, इजीली प्रूफ करना। तो अगर प्रूफ करना था थ्योरम को तो इस तरीके से आपने प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी है, दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्लियर यहां तक की बात। तो दोनों थ्योरम को समझ पाए हैं, दोनों थ्योरम से एक दूसरे की कन्वर्स थी। देखिए थ्योरम 9.3 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर किसी सर्कल में सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये कहा गया। यानी ये आपका एक सर्कल है, ये कोड मान लेते हैं ए भी आपके यहां पर कोड है, और यहां आपका ओ सेंटर है सर्कल का। ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड। अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सामने वाली साइड जो ये ए बी है इसको ये 90 डिग्री पर 90 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है, टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ये कोड को बाइसेक्ट करता है, ये आपने प्रूव करना, ठीक है ना। ध्यान से समझिए क्या आपको ये गिवन है, इस सर्कल में जो आपका एंगल इफ एंगल ओ, इसको मान लेते पी, ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये गिवन है
तो आपने प्रूव करना है देन एपी, जो एपी वो बराबर होगा पीबी के। ये कहा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या गिवन है और किस तरीके से क्या प्रूव करना है। गिवन क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड, यानी परपेंडिकुलर गिवन, यानी मैं कह सकता हूं यहां पे ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना आपने बाइसेक्ट द कोड, कि कोड को बाइसेक्ट होता है, यानी एपी बराबर है पीबी, ये आपने प्रूव कर। क्लियर है। अब देखिए यहां पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि यहां भी दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना आपने ओए और ओबी को, ज्वाइन ओए एंड ओबी, ये आपका ओए है और ये ओबी, दोनों को ज्वाइन कर, ठीक है। अब यहां देख, प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ओपीए या एपीओ, बात एक ही है, इन ट्रायंगल ओपीए एंड इन ट्रायंगल ओपीबी, दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तभी ये प्रूव कर पाएंगे कि एपी पीबी के बराबर। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप देखो, जो 90 के सामने वाली साइड ओए और यहां भी 90 के सामने वाली साइड जो ओबी है, ये दोनों आपकी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगी आपकी, बिल्कुल ठीक है। ओपी कॉमन है तो ये बराबर होगा, और एक आपको एंगल दिया 90 डिग्री का, तो यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ओपीए, एंगल ओपीए बराबर होगा एंगल ओपीबी के, बोथ 90 डिग्री, दोनों आपके 90 डिग्री है गिवन। इसके अलावा जो ये ओए है, ओए साइड है, ये बराबर होगी ओबी की, बोथ रेडियस, ये दोनों आपकी रेडियस, एंड ओपी आपका कॉमन होगा भाई, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन। अब यहां देख पाओगे, ये आपका राइट एंगल, ये आपकी हाइपोटेन्यूज 90 के सामने ओए और ओबी हाइपोटेन्यूज है, और एक ये साइड हो, तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके कॉन्ग्रुएंट, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओपीबी के बाय आर एच एस क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। अब प्रूव करना था हमें एपी पीबी के बराबर, ये जो ट्रायंगल ओपीए है इसमें जो एपी साइड है ये बराबर होगी ट्रायंगल ओपीबी में पीबी साइड के, तो एपी बराबर है पीबी के बाय सीपीसीटी से, हैंस प्रूव, ये आपने प्रूव करना। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये थ्योरम 3 को हम इजीली प्रूव कर पाए। थ्योरम 3 में क्या कहा गया था, अगर किसी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो सेंटर से ओपी परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये सेंटर से जब ओपी परपेंडिकुलर डाला गया है ए बी कोड पर, तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है ना, ये इसमें कहा गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसी थ्योरम की कन्वर्ज है, थ्योरम 9.4 थ्योरम 9.3 की कन्वर्ज। देखिए
थ्योरम 9.4 में क्या कहा, अगर किसी सर्कल में सेंटर से कोड पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और कोड को वो बाइसेक्ट करती है लाइन, तो वो कोड पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, ये कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेंटर है, या ए बी मैं कोड मान लेता हूं, ए बी आपकी कोड है, ओ यहां पे सेंटर है। अगर ओ से कोड पर लाइन ड्रॉ की जाती है और कोड को वो बाइसेक्ट करती है लाइन, तो ये जो ओपी लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी कोड एबी पर। ये आपने प्रूव कर, ये कहा गया। तो इसमें जो रिजल्ट है आपका, इसमें ये कहा गया इफ अगर एपी बराबर आपके पीबी के है, देन रिजल्ट यूज किया जा सकता है एंगल ओपीए, एंगल ओपीए बराबर होगा एंगल ओपीबी के, ओपीबी के दोनों 90 डिग्री के हो। ठीक है ना, ये कहा जा सकता है। या फिर इसके अलावा लिख सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा आपके एबी पर, एबी पर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये रिजल्ट यहां पे यूज किया जा सकता है। अब प्रूफ देखिए अभी किस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का एक ही फंडा है, कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट करना होगा। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है इसमें, यहां आपको गिवन है एपी बराबर है पीबी के, ये गिवन, और प्रूव करना आपने टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर होगा एबी के, ये आपने प्रूव करना है। यानी दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे, तभी आप परपेंडिकुलर कह पाओगे। ठीक है, अब प्रूफ में देखिए पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कीजिए यहां पे, OA एंड OB। अब ये दो ट्रायंगल बन चुके हैं आपके, दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। आप देखिए किस तरीके से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। आप यहां देख पाओगे OA OB के बराबर है क्योंकि रेडियस है, AP PB के बराबर गिवन है, और OP आपकी कॉमन। तो साइड साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है ना, देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल OPA, OPA and in triangle OPB, OPB, दोनों ट्रायंगल्स में अगर बात की जाए तो OA बराबर होगा OB के, रेडी, दोनों आपकी रेडियस हैं। इसके अलावा AP बराबर है PB के, ये गिवन है, एंड OP आपका कॉमन हो, OP के बराबर, ये कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं आपके, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल OPB के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। क्लियर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट तो कहा जा सकता है कि जो एंगल होंगे आपके OPA, एंगल OPA बराबर होगा एंगल OPB के, एंगल OPB के, दोनों आपके बराबर होंगे CP/CT से। लेकिन यहां हमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल 90 के बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर होगा AB पर। तो दोनों को आपने 90 के बराबर प्रूव कर। अब आप यहां देख पाओगे कि AB क्या है, आपकी एक लाइन है, और एक लाइन पर जो ये दोनों एंगल हैं इनका सम 180 होगा क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। मैंने आपको चैप्टर 6 में डिटेल से समझा है, किसी लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पेयर होते हैं। तो इसी कंसेप्ट का यहां पे यूज हम करें। एंगल OPA प्लस का एंगल OBP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां लिखेंगे लीनियर पेयर LP।
अब यहां देखिए OPA, अब इस OPB की जगह यहां लिख सकता हूं OPA, क्योंकि दोनों आपके बराबर है। तो यहां लिखिए एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखिए एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगर एंगल OPA 90 है तो एंगल OPB भी 90 होगा। अगर दोनों एंगल आपके 90 के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आपका यहां पे OP है, OP जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा आपके AB को, ये कहा जा सकता है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्या बात समझ पाए? तो इजी तरीके से हमने यहां प्रूफ कर दी है। थ्योरम सो आपकी 9.4 थ्योरम है। ये देखिए 9.4 थ्योरम में ये कहा गया था, अगर इस सर्कल में सेंटर से कोड पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन है ये कोड पर परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूव करना। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम 9.5 देखिए क्या कहा गया है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी सर्कल की दो इक्वल कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, यह कहा गया है। देखिए ये सर्कल है, देखिए यहां कोड आपकी ए बी ले लेते हैं और यहां ये आपकी कोड सी डी है, ये कोड सी डी और ये सेंटर आपका ओ है। ठीक है, क्या कहा गया है? इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, ये ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है सर्कल की, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये बराबर दूरी पर है, तो सेंटर से ये बराबर दूरी पर है, ये कहा गया, ये यहां आपका सेंटर ओ है। ठीक है, तो सेंटर से कोड पर ये परपेंडिकुलर डाला हमने। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है, मान लेते हैं पॉइंट पी और ये क्यू, जो ये ओपी है ओ क्यू के बराबर, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? देखिए यहां पे गिवन आपको है, इफ अगर ये जो ए बी कोड अगर सीडी के बराबर है, अगर ए बी सी डी के बराबर है, तो आप यूज कर सकते हैं रिजल्ट देन ओपी बराबर होगा ओ क्यू के। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट है इस थ्योरम का। यानी सर्कल, इस सर्कल में जो आपका ए बी और सी डी दोनों कोड बराबर हैं और ये दोनों कोड इक्वल है लेंथ में, तो इक्वल कोड जो होती है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, ये कहा। अब इस चीज को प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां सबसे पहले गिवन देखिए क्या है। गिवन आपको यहां पे इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर, ए बी इज इक्वल टू यहां पे सी डी दिया। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपने करना है कि ऑफ ए सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों एक कोड जो है सेंटर से बराबर दूरी पर, यानी ओपी की दूरी ओ क्यू से बराबर है, यानी ओपी बराबर है ओ क्यू के। ये आपने प्रूव करना। अब यहां भी प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहां करनी होगी। ठीक है, तो यहां ज्वाइन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो है आपका, यहां ज्वाइन करते हैं ओबी एंड ओडी को, ओबी एंड ओडी, ज्वाइन ओबी एंड ओडी। यहां देखिए प्रीवियस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये जो होगी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, यहां भी ये बराबर होगा। ठीक है, यहां जो आपकी पी भी होगी वो पी के बराबर होगी, या क्यू सी आपकी क्यू डी के बराबर होगी, क्योंकि सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, थ्योरम 9.4 में ये पढ़ चुके हैं। तो अब यहां देखिए अभी किस तरीके से प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल
सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी सी डी के बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो सीपीसीटी से ओपी ओक्यू के बराबर हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल्स में देख पाओगे आप ओबी और ओडी, ये दोनों आपकी रेडियस हो जाएंगी सर्कल की, दोनों बराबर होंगी। इसके अलावा ये 90 डिग्री आपको दिया है। अगर एक और साइड हम यहां पे इक्वल प्रूव कर पाते हैं तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहां देखिए, अब पीबी को क्यूडी के बराबर पे ले लेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ए बी अगर सीडी के बराबर है तो जो ए बी का हाफ है और जो सीडी का हाफ है ये भी बराबर होंगे। ए बी के हाफ को पीबी लिखा क्योंकि दोनों बराबर है ये, तो यहां पे पीबी लिख सकता हूं। पीबी बराबर है आपका, यहां सीडी का हाफ क्या होगा, क्यूडी होगा, क्यूडी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी एंड इन ट्रायंगल ओक्यूडी, ओक्यूडी, अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए जो आपका एंगल ओपीबी है, एंगल ओपीबी बराबर है एंगल ओक्यूडी के, ओक्यूडी के। दोनों क्या आपके 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा जो आपकी साइड ओबी है वो बराबर होगी क्योंकि दोनों आपकी रेडियस है, ये आपकी ओबी बराबर होगी ओडी की, ओबी बराबर है ओडी की, बोथ रेडियस, बोथ आपकी रेडियस। और पीबी क्यूडी के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पीबी बराबर है क्यूडी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से दोनों साइडें बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देख पाओगे एक आपका 90 डिग्री है यानी राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड जो ओबी और ओडी यानी हाइपोटेन्यूज होगी एक आपकी, और एक साइड होगी यहाँ पे। तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ओपीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओक्यूडी के बाय आरएचएस क्राइटेरिया से। अगर आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट तो कहा जा सकता है ओपी बराबर होगा ओक्यू के बाय सीपीसीटी। लिख सकते हैं ओपी बराबर है ओक्यू के बाय सीपीसी, ओपी ओक्यू के बराबर, यही हमने प्रूफ करना था। ओपी ओक्यू के बराबर है तो दोनों कोड जो आपकी ए बी और सी डी है ये दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम फिफ्थ, इक्वल कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, ये हमने प्रूव करना था, इजीली प्रूव कर पाए। क्लियर है? ये थ्योरम आपकी 9.5। थ्योरम 9.6 में क्या कहा गया? ये थ्योरम 9.5 की कन्वर्ज है। देखिए, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। सेंटर से बराबर दूरी पर जो कोड होती हैं वे दोनों लंबाई में बराबर होती हैं। ये कहा, ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर है यहां पे ओ, सेंटर से बराबर दूरी पर जो दो कोड होंगी आपकी वे दोनों लंबाई में बराबर हो। तो ये दो कोड आपकी, एक ए बी कोड है यहां पे और एक सी डी कोड है। ये दोनों कोड सेंटर से बराबर दूरी पर है, यानी ओपी ओ क्यू के बराबर हो। अगर ओपी ओ क्यू के बराबर है तो ये कहा गया है कि दोनों कोड की लंबाई भी बराबर होगी। यानी यहां पे मैं कह सकता हूं कि इफ अगर ओपी बराबर ओ क्यू है, सेंटर से दोनों कोड्स अगर बराबर दूरी पर हैं तो दोनों कोड्स की लंबाई भी बराबर है, बराबर होती है। ये कहा गया ए बी बराबर होगा सी डी के, ये इसमें कहा गया। अब किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं ये देखिए भाई।
सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, गिवन आपको है ओपी बराबर ओ क्यू के, ओपी बराबर है ओ क्यू के, ये यहां पर आपको गिवन। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि ए बी जो कोड है, ए बी कोड वो सी डी कोड के बराबर, ये आपने प्रूव करना है। क्लियर है? अब देखिए किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले यहां कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन यहां करनी होगी और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां ज्वाइन कीजिए ओबी एंड ओडी को, ओबी एंड ओडी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ओबी एंड ओडी को ज्वाइन किया। प्रूफ में देखिए किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी एंड इन ट्रायंगल ओक्यूडी, ओक्यूडी, दोनों ट्रायंगल्स में आप देख पाओगे सेंटर से यहां कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है ये। ठीक है, तो यहां पे जो आपका एंगल ओपीबी है, ओपीबी है, वो बराबर होगा एंगल ओक्यूडी के, ओक्यूडी के, बोथ 90 है, बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा ये दोनों आपकी रेडियस है 90 के, सामने हाइपोटेन्यूज होगी दोनों आपकी, दोनों ट्रायंगल्स में। तो ओबी बराबर है आपका ओडी के, बोथ रेडियस, बोथ रेडियस। इसके अलावा जो आपकी ओपी ओ क्यू के बराबर गिवन, ओपी ओ क्यू के बराबर जो ये गिवन, आपका राइट एंगल है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कोंग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ओपीबी कोंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओक्यूडी के बाय आरएचएस क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कोंग्रुएंट, तो कहा जा सकता है कि जो ये पीबी है ये बराबर होगा आपके क्यूडी के, पीबी बराबर होगा क्यूडी के, देन पीबी बराबर है क्यूडी के बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, पीबी बराबर होगा आपके क्यूडी। अब यहां देखो, अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका पीबी जो है वो पीए के बराबर होगा और यहां पे क्यूडी आपका क्यूसी के बराबर होगा, ये कह सकते हैं ना। अगर पीबी एंड क्यूडी आपके बराबर हैं तो इनकी डबल अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं पीबी का, 2pb इज इक्वल टू 2qd, तो आप यहां देख पाओगे जो पीबी का डबल है वो आपका AB होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो लिख सकते हैं यहां पे पीबी का डबल आपका AB, बिल्कुल लिखा जा सकता है, या जो आपका क्यूडी का डबल CD लिखा जा सकता है। यही आपने प्रूव कर, हेंस प्रूव। ये आपकी थ्योरम 9.6। इसमें सर्कल में अगर आपने कुछ भी प्रूव करना है तो कोशिश कीजिए सर्कल में ट्रायंगल की फॉर्मेशन करने की, ट्रायंगल की फॉर्मेशन करना आपने, और वहां पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए इजीली आप प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक की जो थ्योरम हमने प्रूव की है वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन की और कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। ठीक है, तो यहां पे थ्योरम 9.6 में यही कहा गया था कि अगर दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो दोनों की लंबाई बराबर हो, दोनों कोड्स की लंबाई भी बराबर। ठीक है ना, ये कहा इजी तरीके से प्रूफ कर पाए, ये प्रूफ। अब देखिए भी थ्योरम 9.7 के बारे में बात करते हैं। अब इसके आगे जो भी थ्योरम्स हैं इनके रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी थ्योरम्स को प्रूफ जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन थ्योरम्स में ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहां पे आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड किए जाएंगे, तो इनके रिजल्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए क्वेश्चंस में रिजल्ट यूज होंगे डायरेक्ट जो है। ठीक है, तो इससे आगे थ्योरम्स के रिजल्ट में आपको समझिए। देखिए
थ्योरम 9.7 क्या कहती है, ध्यान से समझिए, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एस एट द सेंटर, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये कहा गया है अगर किसी सर्कल में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होगा बाकी किसी पार्ट में बनाए गए एंगल के, ठीक है ना, ये कहा गया। ये आपका सर्कल है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये आपकी एक आर्क लेता हूं मैं यहां पे, ये ए भी आपकी आर्क, ये ओ आपका सेंटर। इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट से सेंटर पे जो भी आपका एंगल बनाया जाएगा वो डबल होगा बाकी किसी भी पार्ट में बनाए गए एंगल के। किसी भी पार्ट में जो भी आप एंगल बनाओगे आपके रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा इसके मुकाबले डबल होगा। अगर ये आपका यहां पे थीटा एंगल की फॉर्मेशन की जा रही है तो यहां आपका 2 थीटा होगा। ये कहा गया, क्या समझ पाए कि ये आपकी जो यहां पे माइनर आर्क, ये माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया आपका एंगल। मैं आपको बताऊंगा मेजर आर्क के द्वारा किस तरीके से एंगल बनाया जाएगा, इक्वल आर्क के द्वारा कैसे एंगल बनाया जाएगा, इन सब के बारे में बात होगी, ठीक है ना। तो ये आपका मेजर आर्क हो गया, ठीक है ना। इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है वो आपका डबल होगा इस आर्क के द्वारा बनाए गए बाकी रिमेनिंग पार्ट में एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल है आपका, ठीक है, ये आपकी माइनर आर्क है। अगर इस मेजर आर्क के बारे में बात की जाए या फिर देखिए अगर आर्क जो है, आर्क के जो एंड पॉइंट है डायमीटर के अगर एंड पॉइंट बन जाए, ठीक है ना, ये आपका सेंटर यहां पे ओ है, ये आपका डायमीटर ए बी है। अब आप देख पाओगे ये जो आर्क है इस आर्क के जो एंड पॉइंट है ए और बी, यहां भी इस आर्क के एंड पॉइंट ए बी के द्वारा जो एंगल बना जाता है सेंटर पर वो डबल है बाकी किसी पार्ट में बनाए गए एंगल के, ठीक है ना। आपकी आर्क है यहाँ पे ए बी, जो आपकी आर्क है जिसके एंड पॉइंट आपके ए बी है, इसके द्वारा सेंटर पे जो बना एंगल है वो डबल होगा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट आपका बच गया इसके मुकाबले, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर आपका यहाँ पे थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होगा, समझ पाए। इसी तरीके से ये जो आपका एंगल 2 थीटा है किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये बराबर होगा 180 के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, डायमीटर बना गया एंगल स्ट्रेट एंगल है, ये एक सीधी लाइन है भी, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है। तो थीटा की वैल्यू यहां हो जाएगी 180 बाय 290 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो इससे एक कंक्लूजन और भी निकाल सकते हैं कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम आपकी यही होगी, देखिए यहाँ पे कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो यहां इजीली हम कह सकते हैं ये आपका डायमीटर ए बी है, इसमें जो बना एंगल होगा आपका वो 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में आप कितने भी एंगल आप बनाओगे यहाँ पे इससे भी आपके क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना, इससे भी आपके 90 डिग्री होंगे। इसके पीछे वजह क्या है, वही सेम, क्योंकि ये जो आपकी आर्क ए बी है इसके एंड पॉइंट आपके ए बी है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका हाफ बनेगा और यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो आपका ये बच गया इसमें जो बनने वाला एंगल है वो इसके हाफ होगा, तो 90 तो होगा 180 का, ठीक है ना, ये इसकी वजह। इसके अलावा अब यहां देखिए हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये आपकी होगी यहाँ पे इक्वल आर्क, ये आपकी इक्वल आर्क, इक्वल आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे माइनर आर्क के द्वारा एंगल कैसे बनेगा वो बता दिया है, ठीक है। अब समझते हैं कि मेजर आर्क के द्वारा किस तरीके से एंगल की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए अब यहां देखिए ये आपका सर्कल है और यहां ये आपकी ए और बी आपकी एक आर्क, ये आपका यहां पे सेंटर है। इस ए बी आर्क के द्वारा यहां पे एक रिफ्लेक्स एंगल की फॉर्मेशन की जा रही है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपकी ए बी आर्क होगी, ये आप देख पाओगे ये माइनर आर्क, तो ये मेजर आर्क है आपकी। तो मेजर आर्क के द्वारा किस तरीके का एंगल फॉर्मेशन किया जाएगा, ये मेजर आर्क है यहाँ पे आपकी, ठीक है ना। तो मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो बनाया गया एंगल है वो डबल होगा जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इस सर्कल का उस पर बनाए गए एंगल के। तो रिमेनिंग पार्ट में आप कहीं भी एंगल बनाओगे तो वो हाफ होगा सेंटर पर बने एंगल का,
तो यहां ये जो भी एंगल होगा आपका ए पी बी, ये आपका हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा सकता है जो आपका एंगल ए पी बी होगा, ए पी बी वो आपका हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इस एंगल के हाफ होगा भाई। तो यहां पे ये बना गया, ये जो आपकी मेजर आर्क है इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना गया है वो आपका डबल होगा, इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग आर्क बच गई उस पर बनाए गए, ठीक है ना। यही मैंने आपको यहां पे बताया, क्लियर है यहां तक की बात हुई, ठीक है ना भाई। तो ये है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो है माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया, सेंटर पे एंगल डबल होता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट के द्वारा, मेजर आर्क के द्वारा और इक्वल आर्क के द्वारा, तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना कि आर्क के द्वारा सेंटर पर जो बनाया गया एंगल होगा हमेशा डबल होगा इसके रिमेनिंग पार्ट में बनाए गए एंगल, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको कि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, क्यों होता है इसके पीछे की वजह बता दी है। अब यहां देखिए, यहां क्या कहा गया है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बने एंगल बराबर होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब क्या है, सेगमेंट क्या है मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो आपके कोड और आर्क के बीच का एरिया होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। ये ए भी आपकी कोड है और ये आपकी आर्क है, यहां पे इसके बीच में जो आपका एंगल है ये, सॉरी इसके बीच जो एरिया है ये आपका क्या है, सेगमेंट है। तो देखिए किस तरीके से क्या कहा गया यहां पे, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल बराबर होते हैं, यानी ये आपका मेजर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट। तो इस ए बी कोड के द्वारा इस मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल आपके बनाए जाएंगे वे सभी बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये सभी आपके बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम सेगमेंट में बना के एंगल सेम एज इट इज, यहां नीचे वाले माइनस सेगमेंट में भी जितने भी आपके एंगल बनाए जाएंगे वे सभी आपके बराबर होंगे। यहां भी ये आपका जैसे एंगल एक्स तो ये भी एंगल एक्स, क्या समझ पाए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आपको सर्कल दिया है और ये आपका ए बी कोड है और ये आपका सेगमेंट है, यहां देखिए अगर ये आपका 30 डिग्री है तो इस सेगमेंट में बने सभी एंगल आपके 30 डिग्री ही होंगे, 30 डिग्री ही होंगे, ठीक है ना। ये बता गया सेम यहां पे जो माइनर सेगमेंट है यहां भी बने सभी एंगल आपके बराबर होंगे। अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री हो। तो स्पाइस तरीके जो है तो ये है भाई, ये थ्योरम आपकी 9.8 है, इसके भी रिजल्ट को आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। थ्योरम 9.9 को देखिए क्या कहते, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट दी है ए बी एक लाइन सेगमेंट दी, जैसा कहा वैसे करेंगे। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट होगी आपकी 2 पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन कर, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल, कहां इक्वल एंगल सबटेंड करिए, आगे पढ़िए, एट 2 अदर पॉइंट्स, 2 अदर पॉइंट्स पर मान लेते हैं एक पॉइंट आपका P, एक पॉइंट यहां आपका Q मान लेते हैं, ठीक है। 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड ये दोनों पॉइंट्स होना जरूरी है, ये कहा लाइन सेगमेंट। द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, तो ये कहा गया है अगर ये ए बी लाइन सेगमेंट इसके सेम साइड दो इक्वल एंगल की फॉर्मेशन करती है तो ये चारों जो वर्टेक्स होंगे आपके ए बी पी क्यू, ये जो चारों वर्टेक्स आपके होंगे ये सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है ना, लाई ऑन द सर्कल, तो ये फॉर्मेशन करेंगे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, ये कहा ये है, ठीक है ना। रफ एंड से बना फ्री एंड से बना है देखिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, ये
ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा अगर सेम साइड, इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड ऊपर या फिर नीचे इन्हीं दो पॉइंट पर अगर सेम एंगल की फॉर्मेशन की जाती, इक्वल एंगल की फॉर्मेशन की जाती है, ये दोनों एंगल आपके थीटा के बराबर है, एक्स मान लेता हूं, ये एंगल भी आपका एक्स डिग्री का है, यहां पे ये एंगल भी एक्स डिग्री का है। अगर सेम एंगल की फॉर्मेशन की जाती है तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स होंगे सर्कल पर टच कर रहे हो, ठीक है ना, लाई करे होंगे सर्कल पर, चारों पॉइंट्स आपके सर्कल पर लाई करे होंगे। ये कहा गया है थ्योरम 9.9। क्लियर है, ये आपने समझना था। अब नेक्स्ट देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? अगर किसी कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं तो उस कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेटर whose all four vertices lie on a circle, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं उसको कहा जाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी यहां पर आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है ना, ये आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। अब इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स के बारे में जानते हैं। देखिए थ्योरम 9.10 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। देखिए ये आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यहां पे है, किसी कोऑर्डिनेटर के अगर चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं तो उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। ये आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यहां पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। थ्योरम 9.10 में ये कहा गया है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल ए प्लस का एंगल सी, एंगल ए प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा यहां पे, और एंगल बी प्लस का एंगल डी, एंगल बी प्लस का एंगल डी ये भी आपका 180 डिग्री होगा। अगर एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। यानी इफ एबीसीडी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अगर ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ये कहा गया है थ्योरम 9.10। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं, ठीक है। अब थ्योरम 9.11 में क्या कहा गया है? इसी का कन्वर्ज है। इसमें कहा गया है द सम ऑफ पेयर ऑफ ए अपोजिट एंगल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 180, द कोऑर्डिनेटर इज साइक्लिक। अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो उस कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कंसीडर किया जाएगा, ये कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको कोऑर्डिनेटर दे दिया, यहां पे एबीसीडी है, एबीसीडी आपको कोई भी कोऑर्डिनेटर यहां पे दिया गया, अगर इफ इनके अपोजिट एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस का एंगल सी अगर 180 दिया है, या फिर इस एंगल बी प्लस का एंगल डी 180 गिवन है, तो हम कह सकते हैं देन एबीसीडी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये कहा जा सकता है, इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। 9.1 से थ्योरम 9.11 तक सभी थ्योरम्स को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया गया है। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। सभी थ्योरम्स को जानना जरूरी है। एक्सरसाइज 9.1 9.2 सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी थ्योरम का रिजल्ट पता होना और प्रूफ के साथ पता होना थ्योरम्स को, जो ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।